इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई और विनोद भाई की राम राम। विनोद भाई जय धर्मवीर भाई, क्या हाल चाल है? धर्मवीर भाई सब बढ़िया है और उम्मीद करें कि हमारे जो श्रोता हैं वो भी जो है सब बढ़िया होंगे। हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि मौसम भी बढ़िया हो रहा है और टाइम सिर बरसात भी होगी। हाँ। और जैसी जैसी जरूरत हो रही है बरसात की, पानी की, बिल्कुल तो राम जी पूरा राजी है। बिल्कुल सही करो। अच्छा एक और बात बताओ विनोद भाई जी। या तो बात हुई, हाँ, अगर आपका नाम हाँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी ले में बिल्कुल जी सरेआम, हाँ, तो आप कैसा महसूस करोगे? और वो भी आपकी बड़ाई करें। बिल्कुल, ये तो गौरव और गर्व दोनों की बात है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो किसी अच्छे काम के लिए जो है हमारा नाम ले रहे हैं। और शायद आपका इशारा जो है वो है जो एक प्रगतिशील किसान भाई हैं सुभाष कंबोज, जिनको प्रधानमंत्री ने ये मधुमक्खी पालन में इन्होंने नाम कमाया। हाँ। सुभाष कंबोज, गांव हाफिजपुर, जिला यमुनानगर जी। तो हमने भी इनसे बातचीत करी फिर, तो और इनसे ये देखने के लिए कि इनको कैसा महसूस हो रहा है जी, और ये किस तरह से काम कर रहे हैं। हाँ, ताकि और जो किसान भाई हैं या जो मधुमक्खी पालक भाई हैं वो भी इससे प्रेरित हों। तो सुनवाओ फिर भाइयों ने बातचीत। हाँ बिल्कुल भाई। सुभाष जी, आप क्या काम कर रहे हैं? मैं मधुमक्खी पालन का काम करता हूँ और पिछले 26 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। और मैंने ये काम जो है ना लगभग बस उस टाइम 6 बॉक्स से शुरू किया था, जो मेरे पास बढ़ते बढ़ते फिर 2000 बॉक्स से भी ज्यादा हो गए थे। और अब हम 2000 बॉक्स तक ही इसको कंट्रोल करके रखते हैं, जो बाकी और ज्यादा हो जाती है तो उसको सेल कर देते हैं। तो सुभाष जी, आपका गांव है हाफिजपुर? हाँ जी, हाँ जी, हाफिजपुर यमुनानगर के पास पड़ता है जी। जी, तो आपने प्रशिक्षण के बारे में कहाँ से जानकारी ली, कहाँ से प्रशिक्षण लिया था? ये खाती ग्राम उद्योग ट्रेनिंग देता था उस टाइम, ये 96 की बात है जी। और वहां से मैंने ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उसके बाद तो बहुत जगह ट्रेनिंग ली है कहरम ने। और अब तो बल्कि अपना कुरुक्षेत्र के पास ही जो शाहबाद रोड पे रामनगर है, वहां पर हमारे मधुमक्खियों का सेंटर है स्पेशल, जहां पर ट्रेनिंग मिलती है फार्मर्स को जी। तो सुभाष जी, मधुमक्खी पालन का जो काम है, इसका विचार आपके मन में कैसे आया? एक्चुअली ये मैंने जो है ना अपने दोस्त से 6 बॉक्स लिए थे, सिर्फ अपना शहद खाने के पर्पज से, कि अपना शहद हो जाएगा, अपने खेतों में रखे रहेंगे और वहां पर ये पोलिनेशन भी होता रहेगा खेतों का, क्योंकि उस टाइम सरसों और सूरजमुखी की बिजाई बहुत होती थी, तो भी पोलिनेशन होता रहेगा। लेकिन जब मैंने इसको नोटिस किया कि ये मधुमक्खियां भी बढ़ती हैं, हमें वैक्स भी मिल रहा है, क्योंकि उस टाइम तो शहद और वैक्स ही इकट्ठा होता था, तो ये मैं नोटिस 1-2 साल में जब किया कि इससे तो इनकम भी बहुत अच्छी आ सकती है, जब हम अगर इनको और ज्यादा बढ़ा लें, तो बस फिर मैंने इस काम को धीरे धीरे बढ़ाता गया और 2000 के करीब जो है मैं इसमें पूरी तरह प्रोफेशनल हो चुका था। और मैं फिर इसी काम को ही, मेरी तो अब मेन काम यही है मधुमक्खी पालन का और इसकी शहद की सप्लाई का जी। तो सुभाष जी, आपके पास कृषि योग्य भूमि भी होगी? 10 एकड़ जमीन है हमारे पास, वो खेती भी करते हैं। और ये मैंने अपने खेतों में उस टाइम यही रखे थे कि अपना खेती के साथ साथ ये काम करते रहेंगे। लेकिन जब मैंने इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया और ये कह लीजिए कि ये जुनून ही पैदा हो गया था मधुमक्खियों के प्रति, तो बस मैं फिर इसी काम में ही रहता था बाहर, और खेती के साथ साथ फिर इस काम को भी करते थे हम जी।
तो सुभाष जी, अब जैसे आपने काम शुरू किया और आपको मुनाफा होना शुरू हुआ, तो ये काम आपका जुनून बन गया। हाँ जी। प्रधानमंत्री जी ने भी आपका नाम विशेष रूप से अपने मन की बात कार्यक्रम में लिया है, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मैं तो यही कहूंगा कि है ना, एक छोटे से फार्मर यानी एक छोटे से गांव से एक छोटा सा किसान अगर आए और उसका देश का प्रधानमंत्री उसका नाम ले अपने मन की बात में, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसके लिए कितने प्राउड की बात होगी। और इससे ज्यादा खुशी तो कोई हो ही नहीं सकती, और इससे बड़ा कोई सम्मान भी नहीं हो सकता कि एक देश का प्रधानमंत्री जो है वो हमें इतना मान सम्मान दे रहा है। इससे पहले भी आपको कहीं ना कहीं राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे कोई सम्मान मिला है इससे पहले सुभाष जी? बिल्कुल सर, मैंने 2017 में बल्कि अपने सीएम हैं तो उनके हाथों भी मेरे को सम्मानित मैं हो चुका हूँ, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना हिसार अपने वहाँ पर किसान दिवस के ऊपर मैं सम्मानित हो चुका हूँ, और उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी मुझे नॉर्थ इंडिया की तरफ से सम्मान मिला है। और अपने जो डिप्टी डायरेक्टर हैं अपने है ना हॉर्टिकल्चर के, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया, और अपने जो डीसी है तो उन जिला के उन्होंने भी मुझे 26 जनवरी को जो है ना सम्मानित किया। इस तरह मान सम्मान बहुत बार मिल चुका है, और मैं तो ये कहूंगा कि एक मधुमक्खी ने, एक छोटे से जीव ने मुझे इतना मान सम्मान दिलाया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो सुभाष जी, ये तो बात रही आपकी तरक्की की कि आपने तरक्की की और राष्ट्र ने उसका मान सम्मान किया, और सबसे बड़े जो ओहदा होता है प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने भी आपको सम्मानित किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस सब सफलता के पीछे आप किसका हाथ मानते हैं? सर देखो, बिना परिवार है उसके है ना साथ चले तो खैर कोई भी पॉसिबल नहीं होता है ना। मैं पीछे बेफिक्र था, मधुमक्खियों को लेकर के कई महीने हम दूसरी स्टेट में जाते हैं, तो हमारा जो परिवार ने बहुत साथ दिया। और जो इसके पीछे ये भी होता है कि जो गुरु होते हैं जो हमें इस काम को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, जो हमारा मदद करते हैं काम को बढ़ाने में, तो हमारे गुरुजी विश्वेंद्र सेठ जी, उन्होंने भी मेरी शुरू में बहुत अच्छी मदद की, जिससे मेरा ये कारोबार बढ़ा। तो सुभाष जी, एक बात और कि भाई जो आपकी आवाज को सुन रहे हैं, हाँ, तो उनके मन में अगर ऐसा कोई सवाल आए, ऐसी कोई विचार आए कि मुझे भी मधुमक्खी पालन का काम करना है, हाँ, तो आप उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे? सर मैं सभी को यही कहूंगा, जरूरी नहीं है कि मधुमक्खी पालन कर रहा है कोई भी फार्मर, किसान, युवा है ना, चाहे चलो मधुमक्खी पालन भी कर रहा है, लेकिन कोई भी कारोबार करे उस काम के अंदर उसका जुनून होना चाहिए, उस काम के प्रति बहुत मेहनत होनी चाहिए, मेहनत करे, बहुत लगन से करे, और कोई भी काम को छोटा ना समझे। ये हमेशा याद रखना, अगर हमने किसी काम को छोटा समझ करके उसको कुछ टाइम के लिए किया और वो छोड़ दिया, तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, और मेहनत और लगन से करना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम है। हमें खेती भी ऐसे ही है, अगर हम खेती को भी सही तरीके से है ना साइंटिफिक तरीके से करें, तो खेती में भी हमें मान सम्मान इज्जत बहुत मिलती है, पैसा भी मिलता है। इसी तरह है ना मधुमक्खियां जो अगर कोई करना चाहता है तो वो पूरे लगन से करे, उसको पार्ट ऐसे मत सोचे कि नहीं बस ये मधुमक्खियां तो खुद ही अपना है ना खाना और पानी लेके आ रही हैं, इनको तो कोई चारा भी नहीं डालना है, कोई पानी नहीं पिलाना। नहीं, काम के तरीके से अगर आप सही तरीके से साइंटिफिक तरीके से अगर करेंगे तो आपको जरूर उसमें सक्सेस मिलेगी। तो सुभाष जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और किस तरीके से सफलता हासिल की जा सकती है वो राज भी अपना बताया। भविष्य में आप और तरक्की करो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं, और आपने हमारे से बातचीत की, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका दिया। तो विनोद भाई जी, धर्मेर भाई, देखा फिर? हाँ, ये तो जो है आपने बातचीत सुनवाई, और बहुत बढ़िया बातचीत थी जो प्रगतिशील किसान भाई सुभाष काम्बोज से आपने की। सुभाष जी कह रहे थे कि भी कोई भी काम कर ले, मधुमक्खी पालन का ही नहीं, हाँ, जो भी काम करे तो तहे दिल से करे, बिल्कुल, तो वो ही काम में कामयाबी भाई को मिल सकती है, किसी को भी। बिल्कुल भाई। अब जैसे हम बात करें, पशुपालन से जुड़े हुए भाई भी हैं, हाँ, तो पशुपालन का कार्य जो है
वो मेरे ख्याल से हर घर में हो रहा है, गांवों में। गांव में तो बिल्कुल भाई। और अब तो ऐसा भी बात हो रही है कि जो पहले ना आपा डांगरों ने नए दूध कराया करते, हाँ, जो प्राकृतिक तरीके से करवाया करते, हाँ जी, पर अब जो ये काम है अपने भारतवर्ष में सन 1937 से, हाँ, सन 1937 में पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में था जी, वहां कृत्रिम गर्भाधान का पहला प्रयोग होया जी, और वो सफल होया। हाँ, और आज अपने पूरे भारतवर्ष में जी, और साथ के साथ कहो तो आप पूरे संसार में जी, जो पालतू पशु हैं, हाँ, उनमें कृत्रिम गर्भाधान की विधि अपनाई जा रही है जी, और अपनानी भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो इस कृत्रिम गर्भाधान के फायदे क्या हैं, तो इसके थोड़े से हम चर्चा जरूर कर लें। हाँ, कि कृत्रिम गर्भाधारण जो है उसके बहुत फायदे हैं, बहुत लाभ हैं उसके। और इन लाभों की अगर जिक्र करें तो जो कृत्रिम गर्भाधारण तकनीक है उसमें हम जो श्रेष्ठ गुण वाले जो सांड है उसका अधिक से अधिक प्रयोग कर सके हैं, क्योंकि जो अगर हम प्राकृतिक विधि तय अगर सांड द्वारा एक साल में गर्भाधारण करवाऊं तो धर्मवीर भाई 50 से 60 जो है वो गाय भैंस जो है गर्भित करी जा सके हैं जी। लेकिन अगर कृत्रिम गर्भाधारण की विधि अपनावें तो एक सांड तक हम उसके वीर्य से जो लगभग एक साल में हजारों की संख्या में गाय और भैंसों को हम जो है गर्भित करा सके। यानी एक सांड जो अच्छी नस्ल का हो जी, उससे हम हजारों गायों को हाँ हम गर्भित करवा सके हैं जी। और धर्मवीर भाई एक और जो बड़ा फायदा वो है कि तो इसमें धन की भी बचत है और मेहनत की भी बचत है, क्योंकि जो पशुपालक भाई हैं उसने सांड पालन की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसका जो खर्चा है वो किसान भाई का बच जाए। और कृत्रिम गर्भाधान में बहुत दूर, हाँ, यहाँ तक के विदेशों में भी बिल्कुल भाई जो रखे हुए उत्तम नस्ल वाले और गुणों वाले जो सांड हैं, हाँ, उनके वीर्य को इस्तेमाल में लाके और गाय और भैंसों में प्रयोग करके और उनका हम फायदा उठा सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जो वो जो उसका स्पर्म है या जो वीर्य है वो ले जाना आसान है, कि पूरे जो डांगर उठा के ले जाना वो मुश्किल है। और दूसरी चीज है धर्मवीर भाई की जो उत्तम सांड है उसका जो वीर्य है उसकी मृत्यु के बाद भी हम इस्तेमाल कर सकें, हाँ, क्योंकि जो सुरक्षित रख लिया जी तो वो जो है लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। और विनोद भाई इस कृत्रिम गर्भाधान विधि में उत्तम गुणों वाले बूढ़े, हाँ, चाहे घायल सांड भी हो जी, उनका भी प्रजनन के काम में इस्तेमाल में हम ले सके बात है जी। कितनी कमाल की बात है। बिल्कुल भाई। और कृत्रिम गर्भाधान में सांड का आकार या भर का मादा के गर्भाधान के समय कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हाँ, यह भी बहुत बढ़िया बात आप भाई। अगर मान लिया सांड बहुत भारी है, हाँ, और जिसको हमने गर्भित करना वो पशु मान लिया थोड़ा अड़वा है उसका, हाँ, जातर, हाँ, तो यह समस्या भी नहीं आओगी। हाँ जी। और धर्मवीर भाई साथ में जो है इस विधि तक जो है विकलांग जो गाय हैं या भैंस हैं उनको भी आसानी तक जो हम उनमें प्रजनन करने की क्षमता दे सके हैं। और साथ में जो कृत्रिम गर्भाधारण की विधि है उसमें नर से जो मादा है तथा मादा से जो नर है उसमें फैलने वाले जो संक्रामक रोग है उनसे भी बचाव हो जाए। तो मुख्य बात यह है विनोद भाई जी कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं, हाँ, वो हालांकि कृत्रिम गर्भाधान को अपना ही रहे हैं जी, और ऐसा नहीं है कि नहीं अपना, हाँ, रहे, अपना रहे भाई, पर इसको और ज्यादा मतलब ना भाई गहराई में सोचें, हाँ, कि इसके इतने लाभ तो हैं, कि इतने लाभ हैं, तो हमने इन लाभों का फायदा उठा करके और डेयरी फार्मिंग को जो है नई ऊंचाइयों पे, नई बुलंदियों पे लेके जाना है। और एक बात का और जी, नई बुलंदी पे तो हमने अपने देश को भी लेके जाना है। बिल्कुल भाई। क्योंकि जो हम जो कृषि से संबंधित जितने भी काम कर रहे हैं, हाँ, उनमें जब हम तहे दिल से, पूरी लगन से और पूरी हिम्मत से जब हम जुटेंगे या जुट रहे हैं, हाँ, तो ये देशभक्ति है। बिल्कुल भाई। और देशभक्ति है तो इसी में ही देश की शान भी है। बिल्कुल भाई धर्मवीर भाई। और इस देश की शान को जितनी आज है, हाँ, उससे सवाई कल हो और ये बढ़ती रहे। हाँ, यही जो है हमारी इच्छा भी होनी चाहिए, तमन्ना भी होनी चाहिए। हाँ। तो क्यों ना एक देशभक्ति का गीत सुन ले फिर। बिल्कुल धर्मवीर भाई, सुनाओ एक देशभक्ति का गीत। हिंदुस्तान आजाद देश की ताकत और बढ़ानी से बिना एकता पार पड़े ना बड़े बजा की बाणी से।
लड़ भिड़के मिट जाया करे जिस देश में प्यार रहे कोन्या। सदा एकता में बल हो से बिल्कुल हार रहे कोन्या। मेहनत से कर काम देश मरता बेदार रहे कोन्या। फिर खेता में हो मौज मारे कम पैदावार रहे कोन्या। कोई भी दुश्मन ला सका ना ऐसी नीम जमानी सर ना एकता पार पड़े ना बड़े बड़ा की वाणी से। फिर आजादी मुश्किल तयाई बड़े बड़े कुर्बान हुए। चंद्रशेखर भगत सिंह सुखदेव के खूब ऐलान हुए। फिर जलियांवाले बाग में भाइयों खत्म गए इंसान हुए। शांति के हथियार महात्मा इस हिंद पे बलिदान हुए। कितने मर गए देश की खातिर घने तारे काला पानी सरब ना एकता पार पड़े ना बदे बजा की बारी से। फिर आपस के में प्यार था उनका जब आजादी आई थी। नेताजी सुभाष चंद्र ने न्यारी फौज बनाई थी। फिर मरी देश की खातिर एक वीर लक्ष्मी बाई थी। भारत की आजादी खातिर मिलकर लड़ी लड़ाई थी। फिर आपस में लड़ना भिड़ना या कितनी गलत कहानी सर बिना एकता पार पड़े ना बड़े बजा की बाणी से। फूट बीमारी बुरी देश में न्यारे न्यारे मरिया करे। भाई ने भाई मारे कदे भाई बिन के सरया करे। चुगल खोर मन पड़वा कने घर के टुकड़े करया करे। जड़ एकता बनी रहे वे दुश्मन ते ना डरया करे। कह राम कुआर जुए ना अच्छी खच्चा तानी सर ना एकता पार पड़े ना बड़े बड़ा की बाणी से। हिंदुस्तान आजाद देश की ताकत और बढ़ानी से बिना एकता पार पड़े ना बड़े बड़ा की बाणी से। बिना एकता पार पड़े ना बड़ा बड़ा की बाणी से। हिंदुस्तान आजाद देश की ताकत और बढ़ानी से। यार अग्नि सुन रहे थे भाई राम कुमार जुए वाले की आवाज में। जी विनोद भाई। जी द्रविड़ भाई। ताकत तो एक तरीके तो और बड़ा है। किस तरीके से जी? भाई अच्छा खावें, हाँ अच्छा पैर है, बिल्कुल। तो पैर तो सारे ठीक रहे हैं, हाँ, पर अगर खाने की बात करें तो हाँ, जो खाने की बात करें तो भारत सरकार जो है 2018 में और उसके बाद अब 2023 में जो है पूरे विश्व में मोटे अनाजों का वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया है। ये तो मोटा अनाज तो अपने भारत में तो खाया ही करे थे। हाँ, खाया करते, लेकिन ये भूल गए ना भाई। ये तो दुनिया में छा गया अपना मोटा अनाज। हाँ, यह बात सही कर रहे हो, क्योंकि विश्व खाद्य कार्यक्रम है, हाँ, उसने जो है उसका ये हिस्सा बन गया। हाँ, और 2023 का साल है उसको पूरा संसार मनावेगा। बिल्कुल, मोटे अनाजों दुनिया का मोटा अनाज दिवस। हाँ, और भारत सरकार ने धर्मवीर भाई 2018 में मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया था, ताकि मोटे अनाज का जो उत्पादन है और उसका जो उसको ज़्यादा और प्रोत्साहन मिल सके। और इस पहल को आगे लेते हुए भारत सरकार ने फिर संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा है उसमें 2023 को अंतर्राष्ट्रीय जो है मोटे अनाज दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। तो जो मोटे अनाज की जो बात करें विनोद भाई जी, दरअसल ये जो मोटे अनाज तो अपने भारत में उगाए ही जावे थे। हाँ, उगाए जाऊं थे, और इसमें मतलब कोई ऐसी बात नहीं कि कोई नई बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल भाई। तो इसमें मोटे अनाज भी शामिल थे
जो देश की जो गरीब किसान या छोटे जोत वाले किसान जो थे वो मोटे अनाज ही उगाते थे। ये मोटे अनाज थे, जैसे अपने ज्वार था, बाजरा था, रागी थी, और भाई मडवा, सांवा, कोंदो, कुटकी, कंगनी, चीना। तो ये अपा मतलब न उगाया ही करे थे, क्यों इतने पानी भी नहीं थे, बिल्कुल जोत के इतने बढ़िया साधन भी नहीं थे। पर एक चीज भूल गए उस बात में, भाई ये मोटे अनाज कितने ताकतवर हैं, कितने पोषक तत्व, कितने पोषक तत्व हैं इनमें, उन पोषक तत्वों का महत्व भूल गए थे। बिल्कुल भाई। तो इस चीज का फिर हमने इस महत्व को ना, भाई अब जो उपभोक्ता है वो तो सोचा कि ये खाने का क्या फायदा, इनका तो खाने का कोई फायदा ही नहीं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने देखा कि इन मोटे अनाजों में तो बहुत ज्यादा पोषक तत्व हैं, और पोषक तत्वों के लिए हम कितने सारे ले रहे, पर जो जहां पोषक तत्व हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा था। बिल्कुल, तो इसलिए ये पोषक तत्वों की तरफ आम जनता का ध्यान जावे कि भाई इनमें कितने पोषक तत्व हैं, इसलिए ये साल मनाया जा रहा है। बिल्कुल। और आप पोषक तत्वों के लाभ की बात कर रहे हो, तो उसमें जिस तरह स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो जो पेलाग्रा है, एनीमिया है, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन है, इन सब की कमी दूर करने की जो ताकत है वो मोटे अनाज में है। और इसके अलावा जो मोटापा, जो आजकल की सबसे बड़ी समस्या बन रही है धर्मवीर भाई, मोटापा है, मधुमेह है, और जो हमारी जीवन शैली से संबंधित जो दूसरी बीमारी आ गई हैं, वो मोटे अनाज में जो फाइबर है और जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट है उनकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जो है ये मोटापा और मधुमेह जैसी जो बीमारी है उन पर भी हम नियंत्रण पा सके हैं। जो मोटी सी बात है ना अपना विनोद भाई, मोटे अनाज और सेहत में बंदा अच्छा हट्टा कट्टा, बिल्कुल बिल्कुल है, शरीर में जान हो, और साथ में जो है इन पर खर्च भी कम है, मिट्टी में खाद उर्वरक की डालने की वो भी जो है ज़्यादा हमें जरूरत नहीं है। तो जलवायु जो परिवर्तन है उसमें भी ये हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं जी। तो मोटे अनाजों की बात करने के बाद विनोद भाई देखो, खेती तो कोई सी कर लो, पर जब तक मौसम साथ ना देना इंसान का, बिल्कुल भाई, तो भाई खेती क्यारी का काम के, पशुपालन का काम के, सारे काम थम जाए, सारे अधूरे रह जाएं। तो फिर मौसम के बारे में भी तो जानकारी दो किसानों को। धर्मवीर भाई, आज का अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेंटीग्रेड जी। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ के साथ जो है कल बारिश की संभावना भी बनी रहेगी। और कल के अगर कार्यक्रम की बात करें कि कल के किसान वाणी कार्यक्रम में हम क्या क्या लेकर के हाजिर होंगे भाइयों की सेवा में, तो धर्मवीर भाई कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे फलों और सब्जियों में छटाई और वर्गीकरण का महत्व, और एक और जानकारी जो देंगे किसान भाइयों को है भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के विषय में जी। तो अब नु बताओ जी विनोद भाई, मोटे अनाजों की बात करी आपने, हाँ जी। एक अपा पहले खेती भी ना एक अलग ढंग से करा करे थे, प्राकृतिक खेती जो जो समय के साथ जो है बदलाव आया और अब जो हम रासायनिक खेती की तरफ ज्यादा चले गए। पर कोई बात नहीं, जब मोटे अनाज पैदा करने हैं और मोटे अनाजों में जान भी दुनिया भर की है, बिल्कुल भाई, उनमें पोषक तत्व हैं, उनमें सारे के सारे जो बता रहे कि प्रोटीन विटामिन से भरपूर हैं, तो ये अगर प्राकृतिक खेती के हिसाब से कर लिए जाए तो सोने पर सुहागा है। तो प्राकृतिक खेती के जो मुख्य सिद्धांत है ना जी विनोद भाई, उनके बारे में बताओ। धर्मवीर भाई, जो प्राकृतिक खेती के सिद्धांत, उसमें पहला सिद्धांत तो ये है कि खेती में कोई भी जो है जुताई नहीं करनी है। अच्छा। हाँ, यानी कि ना तो उसमें कोई जुताई करनी, ना उसमें कोई मिट्टी पलटना, कोई ऐसा काम नहीं करना, धरती अपनी जुताई खुद ही कर ले है। अच्छा। क्योंकि प्रकृति जो है वो सक्षम है हर काम न करने में, तो जो केंचुए हैं, छोटे छोटे प्राणी हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनके सारे जो है धरती माँ अपने आप पे जो है अपनी जुताई कर ले है। और दूसरा सिद्धांत, हाँ, दूसरा जो सिद्धांत है वो है किसी भी तरह की जो तैयार खाद है या जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका हमने प्रयोग नहीं करना है बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि हरी खाद और जो गोबर की खाद है उसका हमने प्रयोग करना है। अच्छा, हरी खाद का और गोबर की खाद का इस्तेमाल करना। हाँ, तीसरा सिद्धांत क्या है भाई? और तीसरा सिद्धांत है भाई, निराई गुड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, ना हड़ते और ना ही जो है शाकनाशी यानी कि जो दवाई है उनका हमने प्रयोग करना है। मतलब
वो क्या है भाई, किस तरह से? जो खरपतवार हो मिट्टी और उर्वरक बनाना तथा जो जैविक बिरादरी है उसमें संतुलन स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाव है। और बुनियादी सिद्धांत ये है कि भाई खरपतवार ने पूरी तरह से समाप्त करने की बजाय उसने नियंत्रित करें तो ज्यादा बढ़िया है। मतलब हम खरपतवारों को खत्म करने की बजाय उनको काबू में करने की सोचा है। और चौथा सिद्धांत क्या है भाई? और चौथा सिद्धांत है कि रसायन पर तो हमने बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहना है, दोनों तो लवा बिन लेकर हुआ है। अच्छा। हाँ, जोतन और जो जोत है, जो उर्वरक है, उनका प्रयोग करके जो है हमारी जो मिट्टी की जो भौतिक शक्ति है वो सारी खत्म होती जाने लग रही है और जो बीमारी है वो बढ़ने लग रही है। तो इस समस्या से अगर बचना है तो हमने जो रासायनिक जो खाद है उनका इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल, यानी रसायनों का इस्तेमाल कम से कम करना। हाँ, और प्रकृति की तरफ और खरपतवारों को खत्म करने की बजाय काबू में करना। हाँ। और हरी खाद और गोबर का इस्तेमाल करना। और धरती अपनी जुताई खुद करने में सक्षम है, उसकी जुताई ना तो करनी और ना उसमें मिट्टी पलटनी। बिल्कुल। तो ये थी चर्चा प्राकृतिक खेती के 4 सिद्धांतों के बारे में। हाँ। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो विनोद भाई, आज के किसान वाणी के इस अंक में हमने चर्चा करी एक तो पशुओं में देशव्यापी कृत्रिम प्रजनन के कार्य। हाँ। इस विषय पे, और दूसरी चर्चा रही अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों के विषय पे, और वहीं हमने बातचीत करी एक प्रगतिशील किसान सुभाष काम्बोज जी से। बिल्कुल। और साथ में जो हमने चर्चा करी प्राकृतिक खेती और एक परंपरागत कृषि प्रणाली पे। तो इसी के साथ ही फिर अब भाइयों से इजाज़त लेने का समय भी हो गया जी। तो लेवें भाइयों से इजाज़त, ये बताते हुए कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अच्छा भाइयों, इजाज़त दो। धर्मवीर भाई और विनोद भाई की राम राम।